क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा। आज हम बात करेंगे इस कोर डेटा के वर्गीकरण की रूपरेखा के बारे में। तो सबसे पहले इस कोर डेटा शब्द के बारे में हम जान लें। ये जो कोर डेटा शब्द है, सर्वप्रथम ये कोर डेटा शब्द है एक ग्रीक शब्द है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बाल्फोर। बाल्फोर ने सर्वप्रथम ये कोर डेटा शब्द दिया और ये कोर डेटा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर आपके बना हुआ है, एक कोड और एक दूसरा है एटा। कोड का मतलब होता है ए रोप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक रस्सीनुमा संरचना, और एटा का मतलब होता है टू बियर, मतलब धारण करना। तो मतलब हम ऐसे जंतुओं की बात कर रहे हैं जो अपने जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में एक रस्सीनुमा संरचना को अपनी पृष्ठ सतह के ऊपर धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे जीवों को हम कोर डेटा कहते हैं। हिंदी के अंदर कोर डेटा को हम पृष्ठवंशी भी कहते हैं, रज्जुकी भी हम इसको कहते हैं। तो ऐसे जंतुओं का ये समूह है जिसके अंदर हम ऐसे जंतुओं की बात करते हैं जो अपनी पृष्ठ सतह पर एक ठोस रस्सीनुमा संरचना को धारण किए हुए रहते हैं। तो ये तो हो गया कोर डेटा शब्द की व्याख्या के बारे में। अब हम बात करें कि कोर डेटा के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कोर डेटा के हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल फीचर या कैरेक्टर कौन से होते हैं, मतलब ऐसे लक्षण जो सभी कोर डेटा के जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लक्षण की हम बात करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड। सबसे पहला ये मूलभूत लक्षण है जिसके आधार पर हम इसका नामकरण कोर डेटा करते हैं कि इसकी पृष्ठ सतह के ऊपर एक नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठ रज्जु आवश्यक रूप से जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था के अंदर उपस्थित होगी और इसी आधार पर हम इसको कोर डेटा कहते हैं। अगर ये नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होगी तो उन जंतुओं को हम कह देते हैं नॉन कोर डेटा। तो सबसे पहला फंडामेंटल कैरेक्टर है ये कि इसकी जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था पे डोर्सल सतह, डोर्सल सतह का मतलब हम बात करें ये हमारी वेंट्रल सतह है जिसको हम अधर सतह कहते हैं हिंदी में। ये हमारी जो पीठ की तरफ है इसको हम कहते हैं डोर्सल सतह या उसको हम पृष्ठ सतह कहते हैं हिंदी में, और जो साइड वाली उसको हम लेटरल सतह कहते हैं, पार्श्व सतह कहते हैं। तो पृष्ठ सतह पे हमेशा ऐसी आपके कठोर ये नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगी। दूसरी हम बात करें इसके कैरेक्टर की, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड के नीचे पृष्ठ सतह के ऊपर एक तंत्रिका रज्जु भी इसके अंदर उपस्थित होगी, जो कैसी होगी, इनके अंदर खोखली होगी कोर डेटा के अंदर उपस्थित। ये नॉन कोर डेटा के अंदर भी होगी, लेकिन नॉन कोर डेटा के अंदर ये वेंट्रल साइड के अंदर उपस्थित होगी। उनकी जो ये नर्व कॉर्ड होगी वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। लेकिन कोर डेटा की बात करें तो डोर्सल सतह भी होगी, होलो होगी, खोखली होगी और आपके नोटोकॉर्ड के नीचे उपस्थित होगी। तीसरा इसका फंडामेंटल कैरेक्टर्स की हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ फायरिंजियल गिल क्लैप्स। हिंदी में कहें तो ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, ये तीसरा इसका फंडामेंटल कैरेक्टर्स होगा कोर डेटा का। जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था के अंदर इसमें ग्रसनीय क्लोम दरारें इसके अंदर उपस्थित होंगी। तो ये तीन कोर डेटा के मूलभूत लक्षण होते हैं जो कोर डेटा किसी भी एनिमल्स के जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में उपस्थित होंगे। चौथा टिपिकल कैरेक्टर्स भी इनमें होता है और उसको हम कहते हैं टेल, प्रेजेंस ऑफ टेल, कि इसके अंदर पूंछ भी उपस्थित होगी, जो पोस्ट कोडल पार्ट होता है उसको हम टेल कहते हैं। तो ये चार फंडामेंटल कैरेक्टर्स होंगे जो कोर डेटा जितने भी आपके हैं वो जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था के अंदर आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कोर डेट्स की। इसके बाद में हम नेक्स्ट वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं
जो हम बात कर रहे थे आपके आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा। तो इस कोर डेटा को हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। दो भागों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। किस बेसिस पे? क्रेनियम मतलब मस्तिष्क के चारों तरफ कपाल या क्रेनियम उपस्थित होता है अथवा उपस्थित नहीं होता है। इस आधार पर हम कोर डेटा को दो समूहों के अंदर विभाजित कर रहे हैं। तो क्रेनियम या तो क्या होगा उसके अंदर, या तो उसके अंदर एब्सेंट होगा या उनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट समूह जिनके मस्तिष्क के चारों तरफ कोई भी कठोर आवरण या कपाल जैसी संरचना नहीं पाई जाती, ऐसे जंतुओं के समूह को हम कहते हैं एक क्रेनिएटा। और इधर बात करें ऐसे जंतुओं का समूह, कोऑर्डिनेट जंतुओं का समूह जिनके मस्तिष्क के चारों तरफ कपाल नामक एक कठोर संरचना उपस्थित होगी, तो ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं क्रेनिएटा। इसके अलावा उनको दूसरा नाम भी देते हैं। क्रेनिएटा को हम कह सकते हैं प्रोटो कोर्डेटा और क्रेनिएटा को हम कह सकते हैं यूकोर्डेटा। नाम से मतलब समझ में आ रहा है। एक क्रेनिएट, क्रेनिएटा, एटा का मतलब धारण करने वाले, क्रेनिया का मतलब क्रेनियम और एक का मतलब एब्सेंट, कि ऐसे जंतु है जो क्रेनियम को धारण नहीं करते। ऐसे जंतुओं के समूह को एक क्रेनिएटा कहते हैं। इधर हम बात करें प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, आदिम कोऑर्डिनेट्स हैं, उन जंतुओं के समूह को हम कहते हैं प्रोटोकोर्डेटा। इधर आपको समझ में आ रहा है नाम से, क्रेनिया प्लस एटा, ये क्रेनियम को धारण किए हुए रहते हैं। और दूसरा यूकोर्डेटा, यू का मतलब वेल डेवलप्ड, ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स जंतुओं का समूह है जो कैसे आपके वेल डेवलप्ड है। एक क्रेनिएटा को हम आगे अगेन तीन सब फाइलम में हम इनको बांटते हैं। एक हम बात कर रहे हैं इसके अंदर हेमिकोर्डेटा, दूसरा सब फाइलम हम बात करेंगे यूरोकोर्डेटा या जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और तीसरा हम बात करेंगे इसके अंदर सिफेलो कोर्डेटा। वापस रिकॉल कर लो। ऐसे जंतुओं के समूह जिनके मस्तिष्क के चारों तरफ कोई भी क्रेनियम नामक संरचना उपस्थित नहीं है, या ऐसे कोऑर्डिनेट समूह जो प्रिमिटिव और आदिम है, उसको हम अगेन क्लासिफाई करें तीन सब फाइलम के अंदर हम उसको बांट रहे हैं। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा कहते हैं, और थर्ड है आपका सिफिलोकोर्डेटा। देखो नामों में इनका मतलब छिपा हुआ है। सबसे पहले हम बात करें हेमिकोर्डेटा। हेमी का मतलब आधा, आधा कोर्डेटा, मतलब कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके अंदर आधे ही लक्षण उपस्थित है। कोऑर्डिनेट जो हमने शुरू में बात की थी। तो हेमी का मतलब इसमें क्या है कि इसके अंदर जो मुख्य हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटा की, कि इनके अंदर नोटोकोड उपस्थित होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी एक नोटोकोड जैसी संरचना पाई जाती है। उस संरचना को हम जानते हैं बकल डाइवर्टिकुलम नाम से। हिंदी में कहते हैं इसको मुखीय अंधवर्म। जब पुराने समय में वैज्ञानिकों द्वारा इस बक्कल डाइवर्टिकुलम संरचना को क्या मान लिया गया, भूलवश नोटोकोड समझ लिया गया और इसको किसके अंदर रखा गया, कोर्डेटा फाइलम के अंदर इसको रखा गया। वर्तमान में पता चला कि बक्कल डाइवर्टिकुलम नोटोकोड नहीं है, तो एक अलग ही संरचना है जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है। और आजकल इसको न तो हम कोर्डेटा में रखते हैं और न इसको हम नॉन कोर्डेटा में रखते हैं, बल्कि हम इसको कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। ये कोर्डेट व नॉन कोर्डेटा के बीच की संयोजी कड़ी है, तो इसको हम कोर्डेट्स में रख रहे हैं और न इसको हम नॉन कोर्डेट्स में रख रहे हैं। इसके अंदर आपने फेमस एग्जाम्पल पढ़ा होगा, हम इसके आगे क्लासिफिकेशन की बात नहीं करें, तो इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेलेनोग्लोसस। ये हम पढ़ते हैं बेलेनोग्लोसस, जिसको आप कहते हो एकॉर्न वर्म। एकॉर्न वर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में हम इसको कहें तो इसको जिह्वा कृमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका फेमस एग्जाम्पल आपके
हेमिकोर्डेट्स का। दूसरे सब फाइलों में हम चलते हैं, यूरोकोर्डेटा। यूरो का मतलब होता है लार्वा की पूंछ। कोर्डेटा मतलब कि यूरोकोर्डेटा में जो कोर्डेट लक्षण है वो लार्वा अवस्था के अंदर ही पाए जाते हैं, और लार्वा अवस्था में भी उसकी पूंछ के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, मुख्य जो लक्षण होगा। और दूसरा नाम है इसका ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा से मतलब है कि इन जंतुओं के शरीर के बाहर एक कठोर आवरण होता है, और उस कठोर आवरण का निर्माण एक पदार्थ से होता है। जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो पदार्थ होता है आपका ट्यूनिशिन। और ये ट्यूनिशिन कैसा होता है? सेल्यूलोज के समान होता है, सेल्यूलोज लाइक। तो हम बात करें कि इन जंतुओं का जो आवरण होता है उस आवरण के अंदर ट्यूनिशिन नामक पदार्थ पाया जाता है, और इस ट्यूनिशिन नामक पदार्थ के पाए जाने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा कहते हैं। यहां पे हमने बात की कि इसमें कोर्डेट्स जो लक्षण होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं। लार्वा अवस्था में बात करें कैसे, कि हम बात करें कि इसका जो लार्वा होता है, एसिडियन टेडपोल की हम बात करते हैं, तो एसिडियन टेडपोल में क्या मिलती है? इसके अंदर टेल भी मिलती है, पूंछ भी मिलती है। दूसरी बात, उस पूंछ के अंदर नोटोकोड भी उपस्थित होती है, उसके अंदर नरोकोड भी पाया जाता है, और उसके अंदर फेरेंजियल आपके गिल क्लैफ्ट भी पाए जाते हैं। ये चारों कोर्डेट लक्षण इस लार्वा अवस्था के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही लार्वा अवस्था इसमें एडल्ट अवस्था के अंदर कन्वर्ट होती है, मतलब इसके अंदर जब मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब कायांतरण, मतलब जब लार्वा अवस्था वयस्क अवस्था में बदलती है तो इसके अंदर एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है कायांतरण का, जिसको हम जानते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हिंदी में आप जानते हो इसको प्रतिगामी कायांतरण के नाम से हम जानते हैं। तो प्रतिगामी कायांतरण क्या है? कायांतरण दो प्रकार के हम बात कर सकते हैं। एक हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव अग्रगामी मेटामॉर्फोसिस, और एक हम बात करते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव में बात करते हैं कि एक लार्वा अवस्था होती है वो सिंपल होती है, और सिंपल लार्वा अवस्था किसमें बदलती है? कॉम्प्लेक्स एडल्ट स्टेज के अंदर बदलती है। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, कि एक सरल लार्वा अवस्था एक जटिल वयस्क अवस्था में बदलती है। तो ऐसे कायांतरण को हम कहते हैं अग्रगामी या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है कि जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है वो विकसित होती है किसकी तुलना में? वयस्क की तुलना में। कैसे? कि हमने बात की कि लार्वा के अंदर इसके अंदर पूंछ ही मिलती है, पूंछ के अंदर नोटोकोड भी मिलती है, इसके अंदर नर्व कोड भी मिलते हैं, इसके अंदर फेरेंजियल गिल क्लैफ्ट भी मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वयस्क अवस्था में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले कायांतरण में क्या होगा? इसकी टेल का विलोपन होगा, इसकी पूंछ का विलोपन होगा। तो पूंछ के विलोपन होने के साथ ही इसकी नोटोकोड भी क्या हो जाएगी? विलोपन हो जाएगी, उसका विलुप्त हो जाएगी। तो दो कोडेड कैरेक्टर खत्म हो गए, टेल खत्म हो गई, और टेल के साथ में क्या खत्म हो गई? आपकी नोटोकोड खत्म हो गई। और जो इसके अंदर नर्व कोड थी वो नर्व कोड भी वयस्क के अंदर जाकर न्यूरल गैंग्लिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी वयस्क अवस्था में सिर्फ इसके अंदर मिलते हैं फेरेंजियल गिल क्लैफ्ट मिलते हैं। मतलब लार्वा के अंदर जहां पर 4 कोडेड कैरेक्टर्स थे, वहीं वयस्क के अंदर सिर्फ इसके अंदर एक ही कोडेड लक्षण मिलता है। इस कारण इसको हम कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण। अगर इस ट्यूनिकेटा को आगे हम क्लासिफाई करें तो इसको हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्वेशिया, उसके बाद में हम बात करते हैं एसिडिएशिया, और सबसे बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर थेलिएशिया की हम बात करते हैं। लार्वेशिया नाम से पता चल रहा है आपको कि इसके अंदर जंतु कभी भी वयस्क अवस्था में नहीं बदलता, जंतु हमेशा लार्वा ही बना रहता है। मतलब इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती, और ये लार्वा अवस्था में ही क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, और लार्वा अवस्था के अंदर ये लैंगिक जनन करने लग जाता है। तो यहां पर 2 टर्म आती है आपके जब आप पढ़ोगे। एक हम बात करते हैं पीडोजेनेसिस, और एक हम बात करते हैं नियोटेन। ये 2 टर्मिनोलॉजी है यहां पर। इसको हम कहते हैं हिंदी में सावकी जनन, और इसको हम कहते हैं हिंदी में चीर बठोंता। देखो, सावक, सावक का मतलब छोटा शिशु, सावक हम कहते हैं सिंह के बच्चे को। मतलब हम यहां पे कह रहे हैं लार्वा, छोटा।
तो लार्वा ही क्या करने लग जाए, जनन करने लग जाए। मतलब लार्वा अवस्था वयस्क अवस्था में बदले बिना ही क्या करने लग जाए, जनन करने लग जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं, या हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, सावकी जनन कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी आपके चीर भ्रूणता। चीर भ्रूणता, चीर का मतलब लंबे समय तक, भ्रूणी अवस्था मतलब कि लार्वा वयस्क अवस्था में तो बदल जाता है, लेकिन वयस्क अवस्था में भी उसमें कुछ भ्रूणीय लक्षण मौजूद होते हैं, मतलब कुछ उसके लार्वा के लक्षण मौजूद होते हैं। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। इसके अंदर लार्वा वयस्क में नहीं बदलता, और लार्वा ही क्या करने लग जाता है, जनन करने लग जाता है। इसके अंदर लार्वा वयस्क में तो बदला है, लेकिन वयस्क के अंदर फिर भी कुछ लार्वा लक्षण मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नियोटेनी कहते हैं। ठीक है। एसिडिएशिया में हम एग्जांपल पढ़ते हैं आपके हर्डमानिया, आप पढ़ते हो। लार्वेशिया के अंदर हम बात करते हैं आपके सायोना की, हम बात करते हैं अपेंडिकुलेरिया की, हम बात करते हैं। ये कुछ एग्जांपल होते हैं आपके लार्वेशिया के। थेलिएशिया के अंदर हम बात करते हैं, एग्जांपल की हम बात करें तो यहां पे हम बात करते हैं पायरोसोमा की। उसके अलावा हम यहां पे बात करते हैं साल्पा, या इसके अलावा हम यहां पे बात करते हैं आपके डोलियोला। तो ये इसके फेमस एग्जांपल हैं आपके यूरोकोर्डेट्स के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, सिफेलम मतलब मस्तिष्क, और कोर्डेटा मतलब इसके अंदर जो कोर्डेटा का मतलब है जो नोटोकोड है, वो नोटोकोड इसके शरीर के अग्रभाग तक जीवन की हर अवस्था के अंदर मौजूद होती है। मतलब पूरे जीवन काल में इसके पास में नोटोकोड पाई जाती है, और वो नोटोकोड कहां तक होती है, सिर के अग्रभाग तक इसके अंदर नोटोकोड उपस्थित होती है। इसके अंदर इसको हम एक ही समूह में बांटते हैं, टेरो ब्रेंकाई, और इसका फेमस एग्जांपल आप पढ़ते हो ब्रेंकियो स्टोमा, और हम दूसरा भी कहते हैं इसको एम्फी ऑक्सस, और भी हम इसको कहते हैं लेंसलेट। इसी के सामान्य नाम है। एम्फी ऑक्सस नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ग्रीक शब्द है। एम्फी का मतलब दोनों, और ऑक्सस का मतलब चट्टा। मतलब ये ऐसा कोर्डेट्स है जो दोनों सिरों से कैसा है, चपटा है। इसका मुख देखोगे तो मुख भी आपको चपटा दिखेगा, और इसकी पूंछ भी आपको कैसी दिखेगी, नुकीली दिखेगी। चपटी का मतलब सॉरी नुकीली दिखाई देगी आपको। और दूसरा इसको कहते हैं लेंसलेट, मतलब कि जो इसका सिर का आकार होगा वो किसकी तरह होगा, ऐसे भाले की तरह का होगा। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, लेंसलेट कहते हैं। तो ये हमने बात की आपके एट्रेनिएटा में, या जिसको हमने प्रोटोकोर्डेटा कहा था। तो इसको हमने किस आधार पर बांटा कि जो कोर्डेट लक्षण थे वो जीवन चक्र की किस अवस्था के अंदर मिलते हैं, और जो नोटोकोड है वो कहां इसकी उपस्थित होते हैं। इस आधार पर हमने इसको हेमिकोर्डेट्स कहा, यूरोकोर्डेट्स या ट्यूनिकेटा कहा, या सिफेलोकोर्डेटा कहा, या इसको हमने क्या कहा आपके टेरो, या इसको हमने कहा आपके सिफेलोकोर्डेटा, और जिसके अंदर हमने बात की आपके ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस की हमने बात की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके दूसरे समूह की, जिसको हमने कहा था क्रेनिएटा। नेक्स्ट हम दूसरी बात कर रहे हैं कि दूसरी हमने बात की थी आपके क्रेनिएटा, या जिसको हमने कहा था यूकोर्डेटा। मतलब ऐसे कोर्डेट्स जंतुओं का समूह था जिसके मस्तिष्क के चारों तरफ एक कठोर संरचना उपस्थित होती, जिसको हम कपाल के नाम से जानते हैं। इसको हम एक ही सबफाइलम के अंदर आगे बांटते हैं, और उस सबफाइलम का नाम है वर्टिब्रेटा, या जिसको आप पढ़ते हो कशेरुकी। अब देखो यहां पर दो शब्द हैं जिसके अंदर हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की, और एक बात करते हैं कोर्डेटा की।
एक हम बात करते हैं कोर्डेटा की और एक हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। तो जनरली किताबों में एक लाइन लिखी हुई आती है और वो लाइन होती है कि सभी कशेरुकी पृष्ठवंशी होते हैं, लेकिन सभी पृष्ठवंशी वो कशेरुकी नहीं होते। ये लाइन आपकी जनरली किताबों में लिखी आती है और कई बार किताबों के अंदर भी ये गलती लिखी होती है, वन में आता है जहां पर कशेरुकी लिख देते हैं और कई जगह आपको पृष्ठवंशी की जगह कशेरुकी देखने को मिल जाता है। लेकिन ये दोनों शब्द हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अलग हैं, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है। कोडेट्स में हम बात करते हैं कि इसके अंदर नोटोकोड उपस्थित है और उस नोटोकोड के आधार पर हम इसको कोडेटा कहते हैं। लेकिन जब ये नोटोकोड किसमें बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, यहां पर हम किसकी बात करते हैं, नोटोकोड की बात करते हैं। तो अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो उसको हम कोडेटा कहते हैं। लेकिन ये नोटोकोड किसमें बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में, मतलब कशेरुक दंड में जब ये बदल जाती है तो इसको हम कोर्डेटा ना कह के क्या कहने लग जाते हैं, इसको हम कहने लग जाते हैं आपके वर्टिब्रेटा या कशेरुकी कहना। तो क्लियर कि नोटोकोड है तो उसको कोर्डेटा कह रहे हैं और ये नोटोकोड जब किसमें बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट का आगे का क्लासिफिकेशन इस बेस पर उपस्थित होता है कि उसके अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं या नहीं उपस्थित होते हैं। तो जोज प्रेजेंस है या एब्सेंट है। वर्टिब्रेटा को हम आगे बांट रहे हैं किसके आधार पर, इसके अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं या उपस्थित नहीं होते। इस आधार पर हम इसको कहते हैं एग्नेथा, पहला समूह, और दूसरा समूह इसका होता है ग्नेथो स्टोमेटा। देखो, ए का मतलब एब्सेंट, ग्नेथा का मतलब जबड़े, मतलब इन जंतुओं के अंदर जबड़े क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मैं लिख रहा हूं जोज एब्सेंट। और यहां हम बात करें ग्नेथो मतलब जबड़े, स्टो मतलब माउथ और एटा का मतलब धारण करने वाले। मतलब ये ऐसे जंतु हैं जो जिनके मुख के अंदर क्या होते हैं, जबड़े उपस्थित होते हैं। तो इनके अंदर जबड़े क्या है, प्रेजेंट है। तो इस आधार पर कि जबड़े उपस्थित है या उपस्थित नहीं, इस आधार पर हम इसको अगेन क्लासिफाई करते हैं एग्नेथा और ग्नेथो स्टोमेटा के अंदर। एग्नेथा को हम वापस क्लासिफाई करते हैं दो समूह के अंदर, एक ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरी हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्माई मतलब ये प्रथम कशेरुकी है जिनके अंदर क्या मिलते थे, जबड़े पाए जाते थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम जबड़े युक्त कशेरुकी कौन से प्राणी थे, तो कौन से थे, ऑस्ट्रेकोडर्माई। नाम से पता चला, डर्माई का मतलब स्किन की बात करें और उसका मतलब हम बोन की बात करें, मतलब ये ऐसी मछलियां थी या ऐसे प्रथम कशेरुकी प्राणी थे जिनके शरीर के चारों तरफ कठोर अस्थिल पट्टिकाएं पाई जाती थी। त्वचा के चारों तरफ कठोर अस्थि के पट्टिकाओं का आवरण पाया जाता था और ये आजकल क्या है, पूरी तरह से विलुप्त है, एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुके हैं धरती से। तो इसको हम अभी यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पे हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब साइक्लो का मतलब चक्रीय, स्टोम का मतलब माउथ, एटा का मतलब धारण करने वाले। मतलब ये ऐसे जंतुओं का समूह है जिनके अंदर माउथ कैसा होता है, चक्राकार मुक्त होता है, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं चक्रमुखी। और इसके अंदर आप फेमस एग्जांपल किसका पढ़ते हो, इसके अंदर बात करते हैं पेट्रामाइजोन की बात करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम बात करते हैं मिक्सिन, चुड़ैल मछलियों की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो दो समूह में हमने बांटा है। ऑस्ट्रेकोडर्माई ऐसे प्रथम कशेरुकी जिनकी त्वचा के चारों तरफ कठोर अस्थि की पट्टिकाओं का बना आवरण पाया जाता है, ये समूह पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। दूसरा हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा, ऐसी कशेरुकियों का समूह है ये जिनमें जो मुख होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है और चूषक मुख होता है। पेट्रामाइजोन की हम बात करें तो पेट्रामाइजोन के अंदर एक लार्वा अवस्था आपने पढ़ी होगी, उस लार्वा अवस्था को हम कहते हैं एमोसीट।
एमोसिट लार्वा अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। अगर पेट्रामाइजोन की हम बात करें तो पेट्रामाइजोन जो एडल्ट स्टेज में होता है, जो वयस्क अवस्था में होता है, तो वयस्क अवस्था में होने पर यह बड़ी मछलियों के ऊपर परजीवी रूप में पाया जाता है। मतलब इसका जो मुख होता है वो चूसक प्रकार का होता है, और चूसक प्रकार का होता है, बड़ी मछलियों की सतह पर ये चिपक जाती है और उन्हीं से अपना क्या करता है, पोषण प्राप्त करता रहता है। लेकिन जब ये लार्वा अवस्था में होता है तो लार्वा अवस्था में पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन यापन करता है, किसी भी तरह परजीवी रूप के अंदर ये नहीं पाया जाता। तो ये हमने बात की एग्नेथा समूह की, जिसके अंदर जबड़े क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उसको हमने दो समूह में बांटा था, या तो हमने ऑस्ट्रेकोडर्माई की बात की थी, या हमने किसकी बात की थी, आपके साइक्लोस्टोमेटा की बात। इधर आ जाते हैं हम ग्नेथोस्टोमेटा की तरफ। ग्नेथोस्टोमेटा में हम कह रहे हैं कि ऐसे कशेरुकी जंतुओं का समूह जिनके अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं, तो इसको हम इनके आवास के आधार पर, इनके आवास के आधार पर हम इसको बांटते हैं, या तो ये पीसी सुपर क्लास में, या एक इसमें आएंगे आपके टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर ये आते हैं। पीसीस और टेट्रापोडा। पीसीस का मतलब इनका आवास पूरी तरह से क्या है, ये एक्वेटिक है, जलीय है। और ये कहां पे है, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, या ये वायवीय भी हो सकते हैं। इनका आवास हो सकता है टेट्रापोडा का। पीसीज के अंदर हम बेसिकली इसकी बात करते हैं, हम इसके अंदर बात करते हैं आपके फिशेज की बात करते हैं, मछलियों की बात करते हैं। और जब हम बात करें इनका अध्ययन, अगर मछलियों के अध्ययन की बात करें तो इक्थियोलॉजी के अंदर हम मछलियों के अध्ययन की बात करते हैं। मछलियों को हम बांटे तो मछलियों को हम अगेन मुख्य रूप से 3 क्लासेस के अंदर हम इसको बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेकोडर्माई, दूसरी बात हम करते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, और तीसरी हम बात करते हैं इसमें ऑस्टिकथीज। प्लेकोडर्माई ये भी 3 की स्किन के चारों तरफ भी, ये भी कैसी है आपकी, आर्मर्ड फिशेज हैं। ऐसी मछलियों के समूह है जिसके त्वचा के चारों तरफ कठोर अस्थिकाओं के बना हुआ आवरण पाया जाता है। इनको हम कहते हैं कवचित मछलियां, इनको कहते हैं। और ये समूह भी क्या हो चुका है, इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। कॉन्ड्रिक्थाइज, या जिसको हम कहते हैं, दूसरा नाम भी इसका होता है एलेस्मोब्रेंकाई। और इस वर्ग में ऐसी मछलियों को सम्मिलित किया जाता है जिन मछलियों का जो एंडोस्केलेटन होता है, मतलब अंतःकंकाल होता है, वो अंतःकंकाल कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। मतलब उपास्थल अंतःकंकाल वाली मछलियों को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर हम सम्मिलित करते हैं। और ऑस्टिकथीज के अंदर हम ऐसी मछलियों को सम्मिलित करते हैं जिनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है, बोनी होता है। तो क्लियर। एक सुपर क्लास की हमने बात की है पिसीज। पिसीज मतलब ऐसे कशेरुकी जंतुओं का समूह है जिनका आवास कैसा है, जलीय है, जलीय आवास में रहती है। इनको हम सामान्यतः मछलियों के नाम से जानते हैं और इनका अध्ययन हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इनको हमने 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया है, एक प्लेकोडर्माई, एक कॉन्ड्रिक्थीज या इसको एलेस्मोब्रेंकाई कहते हैं, ऑस्टिकथीज या इसको हमने टिलियोस्टोमाई कहते हैं। प्लेकोडर्माई में हमने कवचित मछलियों की बात की है, ये क्या हो चुकी है, इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरी हमने बात की है कॉन्ड्रिक्थीज, मतलब ये ऐसी मछलियों का समूह है जिनका जो अंतःकंकाल होता है वो उपास्थियों का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन में मिलता है। तीसरा हमने और बात की ऑस्टिकथाइज, मतलब ऐसी मछलियों का समूह जिनका जो अंतःकंकाल होता है वो हड्डियों का बना हुआ मिलता है। तो ये हमने बात किया पिसीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर टेट्रापोडा सुपर क्लास की हम बात करते हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास की हम बात कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके टेट्रापोडा, हिंदी में हम कहें तो चतुष्पादी
टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब पांव वाले, मतलब ऐसे जंतुओं का समूह है जिनके अंदर चार पांव उपस्थित होते हैं। और इस टेट्रापोडा सुपर क्लास को हम चार क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में हम बात करते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के बाद में हम बात करते हैं एवीज, और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं मैमेलिया। सबसे पहले हम बात करें एम्फीबिया, जिनको हम हिंदी में कहते हैं उभयचर। एम्फीबायोस, एम्फी का मतलब दो, उभय, बायोस का मतलब जीवन, कि ऐसे जंतुओं का समूह है जो दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। दोहरे जीवन से मतलब है कि ये जल पे भी रहते हैं और ये थल पर भी पाए, इस कारण इनको हम कहते हैं उभयचर कहते हैं। दोनों जगहों पर ये पाए जाते हैं, जल में भी मिलते हैं और ये थल में भी मिलते हैं। तो अपना ये जीवन चक्र है वो दो जगहों पर पूरा करते हैं, इस कारण इनको हम एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया के अंदर हम बेसिकली इसको तीन ऑर्डर के अंदर हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं एपोडा, उसके बाद में हम बात करते हैं यूरोडेला, और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं एन्यूरा। एपोडा का एग्जांपल हम बात करते हैं इसके अंदर इक्थियोफिस की, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्नेक। एपोडा मतलब इनके अंदर पांव उपस्थित नहीं है, ये सांप की तरह का है बिल्कुल, और इसका फेमस एग्जांपल आपका इक्थियोफिस। दूसरी हम बात करें यूरोडेला, मतलब ये ऐसे एम्फीबियंस है जिनके अंदर पूंछ पाई जाती है, यूरो पाई जाती है, और इसके अंदर हम एग्जांपल बात करते हैं आपके सैलामेंडर, और इसके अंदर हम बात करते हैं आपके न्यूट्स। नेक्स्ट एन्यूरा, एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है इसके अंदर? टेल एब्सेंट। और टेल एब्सेंट कब है? जब लार्वा वयस्क अवस्था में बदल जाता है। जब इसका लार्वा होता है उस लार्वा को हम कहते हैं टेडपोल। तो टेडपोल के अंदर तो पूंछ उपस्थित होती है, लेकिन जैसे ही टेडपोल वयस्क अवस्था में बदलता है तो उसके अंदर पूंछ क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और इसके अंदर हम बात करते हैं फ्रॉग की बात करते हैं, और फ्रॉग के साथ हम किसकी बात करते हैं? टोड की बात करते हैं। और अगर हम बात करें कि एम्फीबिया की जो स्टडी है वो स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? हम बैट्रेकोलॉजी के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं। तो बैट्रेकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में हमने बात की कि दोहरा जीवन जल और थल पर पूरा करते हैं, उभयचर कहते हैं इस कारण इनको। तीन गणों में इसको बांटा है। एपोडा मतलब जिसके अंदर पांव नहीं पाए